आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 का वन शॉट देखेंगे, जो कि डेटा वेयरहाउस एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमारी यूनिट रहेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी रहती है हमारी वेयरहाउसिंग की। वेयरहाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयरहाउस, client server architecture with its types, distributed memory architecture and its types, cluster systems and parallel processor और warehousing softwares। और लास्टली देखेंगे हम warehousing schema design techniques। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी, अ वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान मेड बाय अ कंपनी टू डिसाइड हाउ एंड वेयर टू स्टोर गुड्स। यानी वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी एक प्लान होता है, एक कंपनी का एक प्लान होता है कि हमें अपने गुड्स को कहाँ स्टोर करना है और कैसे स्टोर करना है। समझ में आ गया? ठीक है। इन अ वे दैट इज़ सेफ, एफिशिएंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ऐसे हमको स्टोर करना है कि वो सेफ़ रहे डेटा या गुड्स जो भी है हमारा, वो सेफ़ रहे, एफिशिएंट रहे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे। समझ में आ गया? अब इट फोकसेस ऑन लोकेशन, टाइप एंड वेयर हाउस, स्टोरेज मेथड एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। क्या होता है कि ये फोकस करता है कि उस वेयरहाउस की क्या लोकेशन रहेगी, उस वेयरहाउस का क्या टाइप रहेगा और क्या क्या स्टोरेज के मेथड लगेंगे और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। ठीक है। तो ये होप सो समझ में आ गया होगा कि वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अवॉइड प्रोडक्ट डैमेज एंड लॉस, जो भी प्रोडक्ट का डैमेज होता है या लॉस होता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। रिड्यूस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। और स्टोर प्रोडक्ट्स सेफली, हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सेफली। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय फास्ट डिलीवरी, हम फास्ट डिलीवरी करके जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी, हमारे क्या वेयर हाउस की टाइप्स क्या हैं, मतलब ये जो हमारी स्ट्रेटजीज थी उनके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग। इसमें क्या होता है, इन सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग ऑल गुड्स आर स्टोर्ड इन वन बिग सेंट्रल वेयर हाउस। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रल वेयर हाउस होता है जो कि एक कंपनी अपना जितना भी डेटा है वो क्या करती है, उसके अंदर स्टोर करती है। मतलब इसका सिंपली मीन्स क्या है, द कंपनी यूजेस वन वेयर हाउस, यानी एक मेन वेयर हाउस होता है टू सर्व मार्केट एंड ब्रांचेस, जो कि बेसिकली मार्केट में और ब्रांचेस में वो एक ही हमारा वेयर हाउस यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग। इसमें क्या होता है, इन डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग गुड्स आर स्टोर्ड इन मल्टीपल वेयर हाउस एट डिफरेंट लोकेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वेयर हाउस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। मतलब इसका सिंपली मीन्स क्या है, वेयर हाउस आर बिल्ट नियर कस्टमर और मार्केट। आपने देखा होगा जैसे अभी के टाइम पे हमारा ब्लिंकिट और वो ज़ेप्टो वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके जो भी स्टोर हैं, जो भी वेयर हाउस हैं, वो हर एक लोकेशन पर एक से ज़्यादा हैं। क्यों? ताकि वो क्या कर सकें, ईज़िली फास्ट डिलीवरी कर सकें। हम क्या करते हैं, कस्टमर और मार्केट, जहाँ पे कस्टमर है और जहाँ पे मार्केट है, हम वहाँ पर ही अपना वेयर हाउस बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, कस्टमर्स के आस पास रह सकें, ताकि हम क्या कर सकें, उनके पास डिलीवरी फास्ट कर सकें। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आता है हमारा प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, इन प्राइवेट वेयर हाउस अ कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स इट्स ओन वेयर हाउस। यानी कि एक प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, कंपनी का खुद का वेयर हाउस होता है। यानी जो भी कंपनी होगी वो अपना खुद का पर्सनल क्या वेयर हाउस को ओन करेगी। इसका सिंपली मीन्स क्या है, द वेयर हाउस इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। वो वेयर हाउस पूरी पूरी के पूरी तरह से कौन ओन करेगा या कौन कंट्रोल करेगा, वो कंपनी, उस जिसने उसको क्या करा होगा, ख़रीदा होगा या बनवाया होगा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आता है हमारा क्या, पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है? इन पब्लिक वेयर हाउस बिजनेस रेंट स्पेस इन अ शेयर्ड वेयर हाउस। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक वेयर हाउस होता है जो कि अलग अलग कंपनीज उसको क्या करती हैं, रेंट पर लेती हैं कुछ जगह उसकी सिर्फ। मतलब एक ही क्या है, हमारा वेयर हाउस है, और उसी को ही क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज रेंट पे ले रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक एक ही कॉमन वेयर हाउस होगा, जो अलग अलग कंपनीज क्या करेंगी, उन्हें रेंट दे करके उसकी जगह, कुछ जगह को ओन करेगी। मतलब पूरा का पूरा वेयर हाउस नहीं ओन करते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ जगह मिलती है उस वेयर हाउस में। ठीक है, इसका सिंपली मीन्स क्या है, अ थर्ड पार्टी कंपनी ओन्स द वेयर हाउस एंड रेंट स्पेस टू मैनी बिजनेसेस। यानी एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि वो वेयर हाउस को ओन करती है, और वो क्या करती है, उसको रेंट पे चढ़ा देती है अलग अलग बिजनेसेस के लिए। समझ में आ गया होगा होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस। कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस क्या होता है, इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस अ कंपनी रेंट्स वेयर हाउस स्पेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस है, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पूरा का पूरा वेयर हाउस ही क्या कर देते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? तो वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंपनी उसको क्या करती है, ओन करने लगती है। मतलब एक तरह से रेंट दे करके उसको क्या करने लगना, पूरा का पूरा वेयर हाउस अपने अंडर कर लेना। समझ में आ गया? तो ये 1 to 5 years तक की वो कर सकती हैं, फिर बाद में फिर से उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या, इसका सिंपली मीन्स क्या है, वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट फॉर अ फिक्स पीरियड अंडर अ लीगल एग्रीमेंट। यानी क्या होता है कि जो एक वेयर हाउस है वो रेंट पे लेकर के एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक की वो अपने पास क्या करती है, उस वेयर हाउस को रखती है अंडर अ लीगल एग्रीमेंट। और एक लीगल एग्रीमेंट होता है कि मैं इतने साल तक, एक कंपनी क्या करती है, एक बताती है कि मैं इतने साल तक की आपका वेयर हाउस क्या कर रहा हूँ, अपने अंडर में रख रहा हूँ, तो उसका एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे, स्मार्ट वेयर हाउस क्या होता है। इन स्मार्ट वेयर हाउस इट यूजेस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन टू मैनेज स्टोर एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी क्या, अगर कोई कंपनी जो भी, जिसने भी ये स्मार्ट वेयर हाउस बनाया होगा, वो अपने काम को क्या आसान करने के लिए वो स्मार्ट वेयर हाउस बनाती है, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग ऑटोमेशन वगैरह होते हैं, ताकि गुड्स वगैरह जो भी होते हैं उसको मैनेज कर सके, स्टोर कर सके और मूवमेंट कर सके उसके साथ। ठीक है, अब देखिए, इसका सिंपली मीन्स क्या है, एन ऑटोमेटिक वेयर हाउस वेयर मशीन्स एंड कंप्यूटर्स मैनेज गुड्स। यानी कि ये एक ऑटोमेटिक वेयर हाउस है जहाँ पर मशीन्स और कंप्यूटर्स गुड्स को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। समझ में आ गया होगा? अब देखिए, अब जितने भी मैंने ये सारे बताए हैं तो उनको एक वर्ड में देख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह पर होगा वो। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे वेयर हाउसेस होंगे। फिर प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि उस कंपनी का खुद का वेयर हाउस होता है। फिर पब्लिक, पब्लिक यानी कि एक ही वेयर हाउस को अलग अलग लोग क्या करते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज उसको अपने अंडर करती है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस वो बेसिकली क्या करती है, रेंट पे लेती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, रेंटेड फॉर लॉन्ग टर्म है। स्मार्ट वेयर हाउस ऑटोमेटेड वेयर हाउस होता है, ये ऑटोमेटिक अपने सारे गुड्स को मैनेज करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें करता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको? अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है, वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी क्या, हम वेयर हाउस बनाने में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, और इम्प्लीमेंट उसको मतलब प्लान तो कर लिया, अब हमको उसको लगाना है, उस वेयर हाउस को बनाना है, बिल्ड करना है। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो देखिए, वेयर हाउस प्लानिंग क्या होता है। वेयर हाउस प्लानिंग यानी कि बिफोर बिल्डिंग द वेयर हाउस, यानी बनाने से पहले हम क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या, पर्पस एंड गोल्स। सबसे पहला तो प्लान यही होता है कि उस पर्टिकुलर वेयर हाउस को हम क्यों बना रहे हैं। डिसाइड वाई द वेयर हाउस इज़ नीडेड, हमको वेयर हाउस क्यों बनाना है।
क्या नीड है उसकी, ठीक है। तो क्या क्या नीड हो सकती हैं, फास्ट डिलीवरी के लिए बना सकते हैं हम, सेफ़ स्टोरेज यानी कि स्टोरेज को सेफ़ रखने के लिए, और अपने कॉस्ट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, लेस करने के लिए बना सकते हैं। फिर दूसरा प्लान क्या है हमारा कि डेटा सोर्स आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करते हैं कि जो डेटा सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो चीज़ हम दूसरा प्लान होता है हमारा, कहाँ से हमको लेना है डेटा, मतलब ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, डेटाबेस से आ सकता है, एक्सेल फाइल से आ सकता है डेटा हमारा, क्लियर है। फिर उसके बाद में हमारा है डिफाइन गोल्स, डिफाइन डेटा, डिसाइड व्हाट डेटा विल बी स्टोर्ड। हमें कैसा डेटा को स्टोर करना है अपने उस डेटा वेयर हाउस के अंदर। जैसे प्रोडक्ट का डेटा हो गया, सेल्स का डेटा हो गया, कस्टमर का डेटा हो गया कुछ, या फिर टाइम का डेटा हो गया, समझ में आ गया। तो ये डिफाइन करते हैं हम। फिर उसके बाद में चौथा प्लान क्या होता है हमारा, चूज़ आर्किटेक्चर। हमें कौन सा आर्किटेक्चर बेसिकली चूज़ करना रहता है। तो हम उस वेयरहाउस का क्या डिज़ाइन रहेगा हम वो डिसाइड करते हैं, क्लियर है। अब कैसा डिज़ाइन, अभी हम लोगों ने इससे पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा कि सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और स्मार्ट वेयरहाउस होता है। तो ये उनके क्या हैं, आर्किटेक्चर ही तो हैं, यही हम डिसाइड करते हैं अपने इस वाले प्लान में। फिर उसके बाद में क्या, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। हम चूज़ करते हैं कौन सा हमें सॉफ्टवेयर, कौन सी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्लियर है। तो चूज़ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरेज और प्रोसेसिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को। तो क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी या टूल्स यूज़ किए, डेटाबेस हो गया, ETL टूल्स हुए, सेंसर्स हुए। तो ये सारे क्या हैं, हमारे टूल्स हैं ये सब, क्लियर है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हम बेसिकली टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे टॉपिक्स हैं तो उनको भी कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वेयर हाउसिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अब प्लान तो हमने कर लिया, अब प्लान करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो वो क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा उस सोर्स से लेते हैं। तो कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से सोर्स हो गए, जैसे वेबसाइट हो गई, ऐप हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, फिर क्लीनिंग, हम क्लीन करते हैं अपने डेटा को। तो रिमूविंग रॉन्ग, मिसिंग एंड डुप्लीकेट डेटा। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रॉन्ग डेटा होता है, मिसिंग डेटा होता है या डुप्लीकेट डेटा होता है, हम उसको निकालते हैं, निकाल देते हैं अपने उससे वेयर हाउस से, ठीक है। तो फिर क्या, एग्जाम्पल देख लीजिए, रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर्स, करेक्ट मिसिंग कस्टमर नेम्स। तो अपने जो भी डुप्लीकेट ऑर्डर्स हैं उनको रिमूव करना, जो भी हमारा कस्टमर नेम मिसिंग है उसको करेक्ट करना, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग के अंडर। फिर उसके बाद में आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा इनटू सेम फॉर्मेट। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे एग्जांपल क्या है, चेंजेस ऑल प्राइसेस इनटू सेम करेंसी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग टाइप की करेंसी, अलग अलग फॉर्मेट में करेंसी हो सकती है, लाइक डॉलर्स में हो सकती है, लाइक रुपीज़ में हो सकती है, ठीक है, यूरो में हो सकती है। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमें अपने इंडिया के डेटा वेयर हाउस में उसको उसका डेटा स्टोर करना है तो हमें पूरा का पूरा डेटा को सेम फॉर्मेट यानी रुपीज़ में करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने वेयर हाउस के अंदर उसको लोड कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है हमारा लोडिंग। लोडिंग मतलब क्या होता है, स्टोरिंग डेटा इन द वेयर हाउस। हम अपने जो भी हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया, क्लीन किया डेटा, फिर ट्रांसफॉर्म किया, अब ये सारे प्रोसेस होने के बाद में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं, क्लियर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लीन एंड फॉर्मेटेड डेटा इज स्टोर्ड इन द सेंट्रल वेयर हाउस। क्या करते हैं हम, अपना जो भी हमने क्लीन किया डेटा है और फॉर्मेटेड डेटा है, हम उसको क्या करेंगे, सेंट्रल वेयरहाउस के अंदर स्टोर करेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है इंडेक्सिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू मेक सर्चिंग फास्टर। यानी कि हम हर एक डेटा का इंडेक्स बना देते हैं। जैसे हमें पता है कि जब हम कोई भी
सब्जेक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले उसका इंडेक्स आता है, तो इंडेक्स को देखकर ही हम जल्दी क्या करते हैं कि कौन से पेज पर कौन सा चैप्टर है हम उस पे आराम से पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी अपने डेटा के अंदर इंडेक्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? देखिए एग्जांपल देख लीजिए इसका क्या है। इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑन ऑर्डर डेट टू गेट रिपोर्ट्स क्विकली। तो हमने देखिए क्या किया, इस ऑर्डर डेट पर इंडेक्सेस बना दिए ताकि हम क्या कर सकें, अपने रिपोर्ट्स को ईजिली गेट कर सकें और क्विकली गेट कर सकें बेसिकली। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब चेकिंग वेदर द सिस्टम वर्क्स करेक्टली। हम अपने सिस्टम को चेक करते हैं कि वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया चेकिंग द रिपोर्ट्स इफ़ इट इज़ करेक्टेड और नॉट। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी आगे दो और बचे हैं हमारे, तो देखिए क्या है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, मेकिंग द वेयर हाउस लाइव फॉर यूज़र्स। हम अपने वेयर हाउस को क्या कर देते हैं अब यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, यानी यूज़र अब उसको यूज़ कर पाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एनालिस्ट स्टार्ट यूजिंग द वेयर हाउस फॉर रिपोर्ट्स एंड डिसीजन। क्लियर हो गया? अब देखिए मेंटेनेंस, मेंटेन करते रहते हैं मतलब हमने वेयर हाउस बना तो लिया अब, लेकिन उसको क्या करते रहें, बार बार आप अपडेट करते रहें, आप चेक करते रहें रेगुलरली। ठीक है, तो रेगुलरली अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो आप हमेशा क्या करें, उसको अपडेट करते रहें और क्या करें, मॉनिटर करते रहें। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अपडेट सेल्स डेटा फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेयर हाउस। यानी क्या करें, हम अपने जो भी हमारा सेल्स का डेटा है हम उसको बार बार अपडेट करते रहें ताकि हम क्या कर सकें, हम मॉनिटर कर सकें कि हमारा जो भी डेटा है वो सही से एफिशिएंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसको अपडेट करके वापस उसको सही करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? ये थे हमारे दो टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए ये हो गया हमारा क्या, तीसरा टॉपिक है ये हमारा, तो हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयर हाउस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है हर बार, तो देख लेते हैं इसको। देखिए अ डेटा वेयर हाउस स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यानी क्या, एक डेटा वेयर हाउस बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है, तो हमें एक पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है और एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर फॉर डेटा वेयर हाउस। ये हार्डवेयर क्या होता है बेसिकली आपको पता ही होगा, एक फिजिकल कंपोनेंट होता है ये। क्लियर है? तो अब इसके अंदर कुछ हार्डवेयर्स हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाई परफॉर्मेंस सीपीयू। हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस सीपीयू होना चाहिए जो क्या करे, यूज टू प्रोसेस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज क्विकली। जो क्या कर सके, हमारे डेटा को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़े डेटा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को ईजिली प्रोसेस कर सके। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर। तो हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सीपीयू है वो हमारा कौन है, मल्टी कोर प्रोसेसर। यही वाले प्रोसेसर हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, लार्ज मेन मेमोरी। लार्ज मेन मेमोरी यानी रैम हमने ले रखी है जैसे, तो हेल्प्स इन फास्ट डेटा एक्सेस एंड क्वेरी प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, फास्ट डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है और बहुत ही क्वेरी, जो भी क्वेरी हमारी बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज होती हैं उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल थोड़ा सा वैसा है, समझिएगा। मोर रैम इज इक्वल्स टू बेटर परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। आपको पता है, जैसे आप अपने फ़ोन में ही आप देख लो, अगर आपका फ़ोन 64 GB का होता है तो वो थोड़ा हल्का लैग करता है, लेकिन अगर वही 128 GB का हो, ठीक है, या 556 GB का हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो वही यहाँ पर भी है, जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, फिर आता है मैसिव स्टोरेज सिस्टम। मैसिव स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, यूज टू स्टोर ह्यूज डेटा वॉल्यूम। यानी कि ये क्या करता है, ये बहुत बड़े डेटा वॉल्यूम को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेटा। तो एग्जांपल क्या है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गई, सैन हो गया, नैस हो गया,
ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं मैसिव स्टोरेज सिस्टम के। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए फिर क्या है, हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए हमारे हार्डवेयर में। क्या ये क्या करता है, यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज डेटा बिटवीन सिस्टम्स। ये क्या करता है, बड़े डेटा को इजीली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, फाइबर नेटवर्क। फिर उसके बाद में क्या, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। तो हमारे पास एक बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम भी होना चाहिए। तो वो क्या करता है, यूज़ टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम लॉस। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई डेटा लॉस हो गया, तो अगर हमारे पास बैकअप ही नहीं होगा तो हमारा तो वो डेटा ख़त्म हो गया, लॉस हो गया उसका। तो इस वजह से हमारे पास एक बैकअप रिकवरी सिस्टम भी होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या है, बैकअप सर्वर्स होते हैं कुछ और क्लाउड बैकअप होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हमने हार्डवेयर तो देख लिए। अब हमारा आता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सपोर्ट वेयरहाउस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अच्छे से कंट्रोल करता है ताकि वो अपना काम सही से कर सकें, ठीक है। तो देखिए कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ सर्वर हो गया। क्लियर हो गया। तो अब ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए ताकि क्या हो सके, सपोर्ट वेरी लार्ज मेमोरी एंड स्टोरेज। बहुत बड़ी मेमोरी को, बहुत ज़्यादा स्टोरेज को वो सपोर्ट कर सके। हैंडल मैनी यूज़र्स एट सेम टाइम, बहुत सारे यूज़र्स को सेम टाइम पर हैंडल कर सके। हाई सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। फिर 24/7 कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन, 24/7 वर्क कर सके, वो अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, है ना। फिर सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लिए हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ है, समझ लीजिए। इस वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने वेयरहाउस के अंदर। तो यहाँ तक कि होप सो समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ज़रूर पूछा जाता है, तो एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ सिस्टम टू डिज़ाइन वेयर वर्क इज़ डिवाइडेड बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर को काम बांट देता है कि क्लाइंट का काम तुम करोगे और सर्वर का काम तुम सर्वर करोगे। समझ में आ गया। तो अब देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स व्हेन द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन विच इज़ देन प्रोसेस्ड एंड डिलीवर्ड टू द क्लाइंट। यानी क्या, जो छोटे एग्जांपल से लीजिए, जो हमारा क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, किसके थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो जो भी मतलब रिक्वेस्ट की होगी, वो रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस होगी, वापस क्या हो जाएगी, वो डिलीवर हो जाएगी प्रोसेस होने के बाद में क्लाइंट को ही। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या, सबसे पहला क्लाइंट, क्लाइंट जो होता है वो यूज़र साइड का बेसिकली काम होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट, व्यू करता है, मतलब रिपोर्ट्स को व्यू करता है, जो भी हमारी रिपोर्ट्स आई होंगी उसको देखता है। सर्वर क्या करता है, बैक एंड साइड का काम कौन करता है, सर्वर करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, स्टोर्स डेटा और प्रोसेस रिक्वेस्ट, मतलब जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखना और उसको प्रोसेस करना, उन रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने करी होगी उसको क्या करना, बेसिकली प्रोसेस करना। फिर लास्ट में आता है हमारा क्या, कम्युनिकेशन मिडलवेयर। ये क्या काम करता है, अ कंप्यूटर थ्रू विच क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट। एक ऐसा टाइप का कंप्यूटर या ऐसा टाइप का नेटवर्क जिसके थ्रू क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि। अब देखिए इसका आर्किटेक्चर और एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। देखिए ये कुछ आर्किटेक्चर ऐसा बनता है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है।
क्लाइंट इसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और सर्वर इसको मतलब इसको प्रोसेस करके, मतलब सर्वर का काम प्रोसेस का होता है, तो ये अपना जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करके वापस रिस्पॉन्स किसको कर देगा, क्लाइंट को। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फिर अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, हमारी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ईजिली हम क्या करते हैं, अपना जो भी काम होता है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हम ईजिली डन कर सकते हैं, मतलब बहुत हमारा कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है इसमें। फिर उसके बाद में ईज़ी टू शेयर रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारा रिसोर्सेज होंगे उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। फिर डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज समझिए। कॉस्टली टू मेंटेन डीबी सर्वर, यानी कि मेंटेन करना जो डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस सर्वर है हमारा, उसको मेंटेन करना थोड़ा क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। क्लियर है। फिर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, फेल कर जाए, यानी कि हमने रिक्वेस्ट तो करी लेकिन सर्वर ने वर्क ही नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल पॉइंट फेलियर आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब समझते हैं हम क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 2 टियर आर्किटेक्चर बताइए, 3 टियर आर्किटेक्चर बताइए, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला 2 टियर आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है डेटाबेस से। ठीक है, मतलब डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो देखिए ये इसका डायग्राम हो गया, क्लाइंट देखिए डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, डेटाबेस सर्वर से। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं और लिमिटेशन है कुछ, तो देखते हैं। फीचर्स क्या है, सिंपल डिज़ाइन है, ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन तो है नहीं, तो सिंपल डिज़ाइन है इसका। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर यूज्ड इन स्मॉल सिस्टम, ये यूज़ होता है बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम्स में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में आप देखो लिमिटेशंस क्या होती हैं, लेस सिक्योर होता है ये, बेसिकली इसके अंदर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। ठीक है, लेस सिक्योर है। फिर नॉट स्केलेबल है, यानी कि हम इसको और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं डाल सकते हैं, या ये ज़्यादा जगह यूज़ नहीं हो सकता है, तो नॉट स्केलेबल है। फिर हैवी लोड ऑन सर्वर, मतलब इसके सर्वर पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड पड़ने लगता है, मतलब हम ज़्यादा अगर काम करवाएंगे तो उस पर सर्वर पे क्या पड़ेगा, लोड ही तो पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड टू एसक्यूएल डेटाबेस, जो हमारा जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, यानी हमारा जो क्या हम अपना कंप्यूटर पीसी यूज़ करते हैं, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमारा क्या एसक्यूएल डेटाबेस से डायरेक्टली तो कनेक्ट होता है। समझ में आ गया बात, क्योंकि वो हमारे ही सिस्टम के अंदर होता है एसक्यूएल डेटाबेस, हम खुद क्रिएट करते हैं उसको। क्लियर हो गया। फिर आता है 3 टियर आर्किटेक्चर। देखिए 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द सर्वर, यानी कि क्लाइंट जो होता है वो डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इसके बीच में एक लेयर आ जाती है। कौन सी लेयर आ जाती है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर हमारी मिडल वेयर बोलते हैं हम इसको, यानी जो बीच वाली ये जो लेयर है हम इसको मिडल वेयर बोलते हैं। क्लियर है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में आती है। तो इसका इसका बेसिकली रोल क्या है, इस एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल है, ये बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि जो भी इसने क्या दिया, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करी, तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाना, वो जो भी बिजनेस लॉजिक लग रहा होगा वो सारा काम करके तब वापस क्लाइंट को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। और डेटा कहाँ से यूज़ करता है, अपने सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से। तो देखिए इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि बीच में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस लॉजिक लगा रहे हैं, तो बिजनेस लॉजिक में हम ये भी तो लॉजिक लगा सकते हैं कि कुछ सिक्योरिटी पर बढ़ा दें उसमें, है ना। फिर क्वेरी प्रोसेसिंग, हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक है तो उसके अंदर हम क्वेरी भी तो परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर नेम का बंदा या ये पर्टिकुलर आईडी जिस स्टूडेंट की है उस स्टूडेंट को हमें क्या कर दो, शो कर दो, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन लेयर का बेसिकली रोल। क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं हम फीचर्स और लिमिटेशंस पर। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये मोर सिक्योर होता है। क्यों, अभी बताया मैंने कि बीच में हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। फिर क्या, ईज़ी टू मैनेज होता है, हम इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, इसकी बेटर परफॉर्मेंस होती है। इसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन में ये
बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम मतलब बीच में आपने एक एप्लीकेशन लेयर लगा दी ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जब बीच में एक लेयर बढ़ गई, तो जब लेयर बढ़ गई तो उसका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं बेसिकली। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर का। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने आप लोगों को इससे पिछली वाली वीडियो में यूनिट 1 वाले वन शॉट के अंदर पूरी कवर करवाई थी, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर के जो टाइप्स थे, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर, और ये उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं, मतलब एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है, अ सिस्टम डिज़ाइन वेयर मैनी कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एंड ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी एंड प्रोसेसर। यानी क्या होता है, एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। वो कंप्यूटर के पास उसकी खुद की प्राइवेट मेमोरी होती है, और उनके पास खुद का क्या होता है, प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। दिस आर्किटेक्चर इज़ यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये आर्किटेक्चर क्या काम करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है और प्रोसेस करने में हेल्प करता है बहुत बड़े डेटा को। यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके टाइप्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। इस शेयर्ड नथिंग में क्या होता है, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड डिस्क। मतलब हर एक प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी और खुद का क्या होता है, डिस्क होती है, ठीक है। शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर में, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी बट शेयर्स द सेम डिस्क एमंग ईच प्रोसेसर। यानी कि हर एक प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी तो होती है, लेकिन वो एक ही डिस्क को क्या कर रहा होता है, सेम डिस्क को शेयर कर रहे होते हैं सारे प्रोसेसर्स। क्लियर है? फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। ये हर एक प्रोसेसर एक ही मेमोरी को क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है इसमें, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो क्वेरी होती है उसको बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, और हाईली स्केलेबल होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा सकते हैं, है ना, मल्टीपल डिस्क लगा सकते हैं, मल्टीपल मेमोरीज लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा जो भी आर्किटेक्चर है ये तो हाईली स्केलेबल होता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन। अभी आप जब डिज़ाइन देखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर नेटवर्क डिपेंडेंसी, इसमें नेटवर्क की डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी प्रोसेसर्स को आपस में बात करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है। फिर डिफ़िकल्ट मैनेज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लस्टर सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसर। तो देखिए क्या होता है क्लस्टर सिस्टम, समझिएगा। अ क्लस्टर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट वर्क टुगेदर लाइक वन पावरफुल कंप्यूटर। यानी अब देखिए समझिएगा, डायग्राम के थ्रू बताता हूँ और अच्छे से आ जाएगा। देखिए कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, ठीक है। तो ये आपस में हाई स्पीड नेटवर्क से देखिए कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे काम, अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक काम करेगा ये, ठीक है। तो एक काम करने का मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर बन जाएगा, आप समझिए। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए एक बड़ा प्रोसेस है, कोई बड़े लार्ज डेटा का प्रोसेस करना है मुझे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये मान लीजिए 3 पार्ट में टूट गया, P1, P2 एंड P3। क्लियर है? तो जो P1 प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर 1 करेगा, जो P2 प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर 2 करेगा, P3 प्रोसेस कौन करेगा, कंप्यूटर 3। तो इस बड़े डेटा को इसने का क्या किया, काम बांट करके उसको जल्दी परफॉर्म कर दिया, वो ऑपरेशन क्या करा, जल्दी परफॉर्म कर दिया, वो प्रोसेस जल्दी कर दिया। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स देख लेते हैं इसमें क्लस्टर सिस्टम के। हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, क्या, सिस्टम शुड नेवर स्टॉप। मतलब इसमें क्या होता है, ये हमेशा क्या करता है, सिस्टम कभी स्टॉप नहीं होता है इसमें। क्लियर है?
तो ये वाला जो क्लस्टर है इसमें हमेशा सिस्टम क्या होता है, काम करता रहता है। अगर इसमें कोई एक, मान लीजिए अगर ये कंप्यूटर फेल हो गया, ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, तब भी ये और ये अपना काम बखूबी निभाएंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर है? तो इफ़ वन सर्वर फेल्स, एक सर्वर अगर फेल हो जाता है तो अनदर टेक्स ओवर, तो दूसरा उसको क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। ठीक है। फिर लोड बैलेंसिंग क्लस्टर, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर क्या होता है, वो अपना काम को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे क्या था, एक ही प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, ब्रेक करके अलग अलग कंप्यूटर से या अलग अलग हमारे सर्वर से हमने काम करवाया था कि नहीं। ठीक है। तो वही समझिए, वही है शेयरिंग वर्क, वर्क को क्या कर देना, शेयर कर देना। फिर वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सर्वर्स, सच इम्प्रूव्स स्पीड एंड अवॉइड ओवरलोड। यानी कि वर्कलोड को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग सर्वर्स पे, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी स्पीड को बढ़ा सकें और ओवरलोड को अवॉइड कर सकें या कम कर सकें बेसिकली। ठीक है। अब देखिए, फिर आता है हमारा क्या, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर। हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए क्या, यूज फॉर हैवी कंप्यूटेशन एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। ये वाला जो क्लस्टर होता है, ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है, जिसमें हैवी कंप्यूटेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ अगर मुझे परफॉर्म करनी, कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना है, तो वो टास्क ये परफॉर्म करता है और बिग डेटा पे एनालाइज करता है बिग डेटा को। ठीक है। सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, और ये किसको सपोर्ट करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा क्लस्टर सिस्टम। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसर। अभी हमने क्लस्टर देख लिया, अब पैरेलल प्रोसेसर क्या होता है समझिए। पैरेलल प्रोसेसर्स मीन मैनी प्रोसेसर्स वर्किंग एट द सेम टाइम। यानी क्या, जो भी हमारा पैरेलल प्रोसेसर होता है वो एक ही टाइम पर अलग अलग प्रोसेसर से काम करवाता है। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसर्स। पैरेलल प्रोसेसर का पहला टाइप है एसएमपी। एसएमपी मतलब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, तो इसमें मतलब क्या होता है, मैनी प्रोसेसर शेयर्स वन मेमोरी। एक से ज़्यादा प्रोसेसर क्या कर रहे होंगे, एक ही मेमोरी को क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। क्लियर है? तो वन बिग सर्वर विद मैनी सीपीयूज, हो गया होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, एमपीपी। एमपीपी का मतलब क्या होता है, मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड डिस्क। हर एक प्रोसेसर के पास उसकी खुद की क्या होती है, मेमोरी और डिस्क होती है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल हुडूप सिस्टम। क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक अच्छे से? अब बढ़ते हैं हम, अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी, हैंडल्स लार्ज डेटा, लार्ज डेटा को हैंडल करता है। सपोर्ट्स मैनी यूज़र्स को एक टाइम पे सपोर्ट करता है ये। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में क्या, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सारे रिसोर्सेज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज देखिए, हाई कॉस्ट होती है इसकी। अब इतना ज़्यादा मतलब प्रोसेसर्स और ये सब यूज़ हो रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो हाई होगी। फिर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है इसका, मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। और नीड्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स, मतलब हमको ये पैरेलल प्रोसेसर्स और ये क्लस्टर सिस्टम बनाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए, वर्क करवाने के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक कि अच्छे से? अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है, फिर हमारा ये यूनिट फिनिश है। तो देखिए, वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने बताया था शुरू में ही कि हम वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स होते हैं क्या करने के लिए, यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड यूज़। यानी कि ये क्रिएट करने, मैनेज करने और यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। डेटा वेयर हाउस को यूज़ करना, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये प्रोग्राम्स उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। कुछ पॉपुलर वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे अपाचे हडूप है। तो ये क्या, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ये।
क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये जो अपाचे हुडूप होता है ये स्टोरिंग और प्रोसेसिंग में ही हेल्प करता है, ठीक है। बहुत बड़े डेटा, जो भी लार्ज डेटा होता है उसको अलग अलग सर्वर पर स्टोर करना, प्रोसेस करना, ये इसका काम होता है, एक फ्रेमवर्क होता है ये। फिर स्नोफ्लेक एक क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये क्लाउड बेस्ड, ठीक है, फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करना, एनालाइज करना, उसमें हेल्प करता है। फिर आता है इन्फॉर्मेटिका। इन्फॉर्मेटिका क्या होता है? एक ईटीएल सॉफ्टवेयर है ये। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, यानी ईटीएल सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, उसको लोड कर देना, कहाँ? डेटा वेयरहाउस के अंदर, ये उसमें हेल्प करता है ये वाला सॉफ्टवेयर। फिर आता है हमारा क्या? ओरेकल। ओरेकल क्या करता है? ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ क्या करता है? स्टोर करने में हेल्प करता है और मैनेज करने में हेल्प करता है बड़े डेटा को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास आर एंड पाइथन। आर और पाइथन आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए ली जाती है? एनालाइज करने के लिए। कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा होगा हम उसको क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं आर और पाइथन की हेल्प से। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं डेटा को, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, थर्ड ईयर में आ गए हैं आप लोग। अब देखिए, फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक आज का है हमारा ये क्या? वेयर हाउसिंग स्कीमा डिज़ाइन टेक्निक। ये वाला टॉपिक भी मैंने क्या नाम है, पिछली वाली वीडियो के अंदर कवर किया था, जिसमें हमने अलग अलग वेयर हाउसिंग के स्कीमास बताए थे, जैसे स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा, ठीक है। तो ये सारे मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ये वेयरहाउसिंग स्कीमा। वेयरहाउस स्कीमा डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के अंदर वो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है यही बताता है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? ईजिली क्वायरी कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें उस डेटा को। आया समझ में? मतलब एक तरह का बस समझ लीजिए कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है, बस उसके बारे में बताता है ये स्कीमा। क्लियर हो गया यहाँ तक की? फिर आता है हमारा, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, समझिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इस वजह से करा रखा है कि ये मैंने देखा कि 2-3 बार 2 नंबर में ये पूछा गया है। क्या पता कि ये इस बार 7 नंबर में आ जाए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें कंटेंट दे दिया, आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके आप समझा सकते हैं, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस इज अ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम होता है वेयर डेटा इज स्टोर्ड, जहाँ हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स पर, ठीक है। यानी क्या? समझिएगा, एक हमारे पास क्या है? अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, इन हर एक कंप्यूटर के पास खुद का डेटाबेस होगा। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम उस डेटा को अलग अलग कंप्यूटर्स पे क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और वो कंप्यूटर्स आपस में किस चीज़ से कनेक्ट है? नेटवर्क से कनेक्ट है। क्लियर हो गया? और ये यूज़र को क्या कैसा दिखाई देता है? एक सिंगल डेटाबेस, यानी कि एक सिंगल डेटाबेस की तरह ये ट्रीट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4। तो हर एक कंप्यूटर के पास खुद का डेटाबेस है, देखिए। आया समझ में? और ये किससे कनेक्ट है? ये नेटवर्क से कनेक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? फिर अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब ये फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है, हमेशा हमारा डेटा अवेलेबल रहता है, हम हमेशा कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। लोड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड हमारा क्या होता है? अलग अलग कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसका डिज़ाइन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है और नेटवर्क की डिपेंडेंसी होती है। बताया ही था ये नेटवर्क डिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेगा? इस नेटवर्क के ही तो थ्रू करेगा। अब ये अगर नेटवर्क ही क्या हो जाए, नेटवर्क ही हट जाए, ब्लॉक हो जाए, या क्या, समझ में आ रहा होगा?
तो क्या होगा, ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, अपना कोई भी क्वेरी प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? ठीक है, तो ये था हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर कर लिया हम लोगों ने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। थैंक यू सो मच।